हम पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे। तो जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके अंतर्गत हमें क्या-क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हम सूती वस्त्र उद्योग का परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं को जानेंगे। उसके बाद एक-एक करके हम उसके स्थानीयकरण, उसके लोकलाइजेशन की बात करेंगे कि किस प्रकार से एक उद्योग की स्थापना में स्थानीय कारक होते हैं, वो उन्हें प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम सूती वस्त्र उद्योग का विश्व में वितरण और प्रतिरूप देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये क्लास आज की चलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत। हमें पता है कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, उसके अंतर्गत रोटी, कपड़ा और मकान, और उनमें से जो कपड़ा है, वो सीधा सूती वस्त्रों पर या वस्त्र पर आधारित है। मनुष्य ने प्राचीन काल से ही अपने आप को, चाहे वो सूर्य ताप से बचाना हो, चाहे बारिश से बचाना हो, चाहे कीटाणुओं से अपनी शरीर की रक्षा करनी हो, उसने शुरू से ही इस प्रकार के वस्त्रों को पहनकर इन सभी समस्याओं से अपने आप को दूर रखा। जब वो प्राचीन समय में था, आदिम व्यवस्था में था, उस समय वो केवल अपने तन को मिट्टी का लेप लगा कर रखता था। और आज भी ऐसी कई जनजातियां आपको विश्व में नजर आएगी जो इसी प्रकार से अपने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाकर वहां पर पाए जाने वाले विभिन्न कीटाणुओं से, जानवरों से अपने शरीर की रक्षा कर। फिर धीरे धीरे वृक्षों और छाल का प्रयोग किया जाने लगा। फिर वृक्षों और छाल के स्थान पर पशुओं के चमड़े का स्थान लिया गया। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, कृषि कार्य को प्रारंभ करने के बाद उन्हें अपने कपड़े बनाने के लिए रेशा प्राप्त होने लगा और इसी रेशे से उसने अपने कपड़े बनाने प्रारंभ। तो प्राचीन समय की बात करें तो रेशम तथा कपास के उदाहरण प्राचीन समय से ही देखे जा रहे हैं। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई और कपड़ों के मांग में भी वृद्धि हो रही, लेकिन इस कच्चे माल की प्राप्ति न होने के कारण या इसकी उपलब्धता कम होने के कारण मनुष्य ने कृत्रिम रेशे का प्रयोग किया। रेयॉन, नायलॉन, इस प्रकार के सिंथेटिक वस्त्रों का प्रचलन बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि जो सूती वस्त्र है या सूती वस्त्र बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हमें आवश्यक है, वो हमें प्राप्त नहीं होता था, या जितनी जनसंख्या थी उसकी तुलना में हमें रॉ मटेरियल नहीं मिलता। तो यही कारण है कि सूती वस्त्र उद्योग धीरे धीरे लुप्त होने लगा और उसका स्थान सिंथेटिक वस्त्रों ने ले लिया, क्योंकि जो सिंथेटिक वस्त्र थे वह सूती वस्त्रों की तुलना में अधिक टिकाऊ, आकर्षक और लंबे चलने वाले और सस्ते भी। तो इस कारण धीरे धीरे इसका इतिहास अलग अलग पड़ावों से गुजरता रहा है, लेकिन आज भी विश्व में सूती वस्त्र उद्योगों की मांग कम नहीं हुई। बढ़ते हैं सूती वस्त्र उद्योग का विश्व में किस प्रकार से विकास हुआ। अगर हम वस्त्रों के बारे में बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग विश्व का एक प्राचीनतम उद्योग, और इसका उदाहरण हम आज से लगभग 5500 वर्ष पहले मिस्र के जो पिरामिड है उनमें रखे हुए मृत शरीरों पर लपेटे हुए कपड़ों से जान सकते हैं कि उस समय भी इस प्रकार के कपड़ों का प्रचलन था। भारत में निर्मित सूती वस्त्रों का उपयोग अमेरिका तक किया जाता था। उस समय कहा जाता है कि भारत में जितने भी जो वस्त्रों का निर्माण किया जाता था वो चरखों या हथकरघों यानी हैंडलूम द्वारा धागों से कपड़ा तैयार किया जाता। फिर धीरे धीरे 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ हुआ। कपास के धागे भारत से आयात किए जाने लगे। फिर धीरे धीरे स्वचालित चरखों का प्रयोग किया गया। हर्गवीज, आर्कराइट, क्रॉम्पटन, इन वैज्ञानिकों ने इन चरखों का आविष्कार किया। 1793 में हिटलर ने कपास ओटने की मशीन का आविष्कार किया और इसके साथ ही ग्रेट ब्रिटेन में भी सूती वस्त्र उद्योग मिल की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से धीरे धीरे विश्व के अलग अलग भागों में सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ बढ़ता गया। इस विकास को हम 3 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे प्राचीन समय की बात करें तो सर्वप्रथम जो सूती वस्त्र उद्योग था वह एक कुटीर उद्योग के रूप में घर में ही घर के ही सदस्यों द्वारा कपड़े का निर्माण किया जाता था और इस प्रकार का कार्य भारत और चीन में प्रमुख रूप से किया जाता था। यहाँ के हाथ के बने हुए कपड़े यूरोपियन देशों में निर्यात किए जाते थे। उसके बाद उसका द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ जब यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति आई। विभिन्न प्रकार की मशीनें कताई बुनाई की बनाई जा चुकी थी। तो इस प्रकार के तकनीकी विकास के साथ साथ उच्च कोटि की मशीनों ने हथकरघों के स्थान ले लिया। वस्त्रों के निर्माण में वृद्धि हुई और वस्त्र अब आधुनिक रूप धारण कर चुके थे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि में सूती वस्त्र उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ, लेकिन ये देश आयातित कपास पर निर्भर थे, यानी वहां पर कपास का उत्पादन नहीं होता था। इसी रूप में वहां का मैनचेस्टर नाम का जो स्थान है वो सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र बन गया। यही कारण है
कि राजस्थान हो चाहे भारत हो, वहां पर मैनचेस्टर का उपमा देकर विभिन्न सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों को उपमा प्रदान की जाती है। सूती वस्त्र उद्योग का जो तृतीय चरण है, इस चरण में इस उद्योग का विकास विश्व के उन देशों में अधिक हुआ जहां पर कच्चा माल यानी कपास मिलता था, कुशल श्रमिक भी मिलते थे और वहां पर उसकी डिमांड भी थी। इसके साथ ही साथ मशीनें और पूंजी की वहां पर उपलब्धता होने के कारण इनमें भारत, चीन, भारत, जापान में इस उद्योग का अधिक विकास हुआ। इस उद्योग में आधुनिक समय में विशिष्टीकरण पर बल दिया जाता है। अब सूती वस्त्र से संबंधित सभी क्रियाएं एक ही मिल में संपादित होती है। यानी पहले सूत निकालने का काम यानी कपास में से बीज निकालने का काम, उससे धागे बनाने का काम, धागों को फिर फैक्ट्री में ले जाकर वस्त्र बुनने का काम, ये अलग अलग तौर पर किया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में ये सभी कार्य एक ही उद्योग में, एक ही मिल में संपन्न होती। यानी कपास को धोकर साफ करना, सूत की कताई करके उसकी धागा बनाना, धागे को रंगना, वस्त्र बनाना, वस्त्र तैयार कर उसकी छपाई करना, ये पहले एक ही स्थान पर होने लगे। फिर धीरे धीरे वापस उसमें परिवर्तन आया और हर कार्य अलग अलग जगह पर करने प्रारंभ किए गए। जैसे कि हम राजस्थान के पाली जिले की बात करें, यहाँ पर रंगाई छपाई का उद्योग है। जो रॉ मटेरियल है वह दूसरे राज्यों से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से आता है और फिर उसे रंग कर, छाप कर एक उपयोगी वस्त्र की शक्ल दी जाती है। तो इस प्रकार से विश्व के अलग अलग भागों में इस प्रकार से इस उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। सूती वस्त्र उद्योग की और क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि इस उद्योग की क्या विशेषता है, तो अन्य जितने भी जो भारी उद्योग है जैसे कि लोह इस्पात उद्योग हो, तो इस उसकी अपेक्षा इसमें बहुत कम इन्वेस्ट करने की आवश्यकता रहती है। यानी भारी भारी मशीनों की यहाँ पर आवश्यकता नहीं रहती है। कम से कम इन्वेस्ट में एक उद्योग स्थापित किया जा सकता है। ऑयल रिफाइनरी हो चाहे कोई केमिकल उद्योग हो की तुलना में इस उद्योग में पर्यावरण प्रदूषण की संभावना कम रहती है, क्योंकि इस प्रकार के उद्योग में केवल रंगाई छपाई को छोड़ दे तो बहुत ही कम मात्रा में केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में पर्यावरण प्रदूषण की संभावना बिल्कुल कम होती है। कपास हल्की होती है, ये इसलिए आसानी से सूती वस्त्र उद्योग को उत्पादक क्षेत्रों की ओर कम आकर्षित करती है। कहने का अर्थ यह है कि जो वस्तु जितनी भारी होगी, हमने उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों को पढ़ा था और हमने देखा कि जो वस्तु निर्माण प्रक्रिया में जितना अधिक भार होती है, यानी 100 किलो के माल से केवल 10 किलो ही माल तैयार हो जा किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में 90 किलो माल व्यर्थ चला जाता है। लेकिन सूती वस्त्र उद्योग में जितनी सूत की मात्रा है, उतने ही किलो में आपको वस्त्र प्राप्त होगा। तो शुद्ध पदार्थ का प्रतिशत अधिक होने के कारण इसे कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जहां पर कपास का उत्पादन हो उसी क्षेत्रों में इसे उत्पादित किया जाए या इसे स्थापित किया जाए। आज के आधुनिक युग की बात करें तो इस उद्योग की स्थापना आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योगों के अंतर्गत की जाती है, क्योंकि आजकल हर प्रकार से जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, तो बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस उद्योग, इन वस्त्रों की काफी मांग है। पांचवी जो विशेषता है कि इस प्रकार के जो उद्योग के संयंत्र हो काफी कम स्थान घेरते हैं। आप कम से कम जगह पर इस उद्योग की स्थापना कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको सीमेंट का उद्योग खोलना है या लौह इस्पात का उद्योग खोलना है, तो आपको अधिक स्थान की आवश्यकता होगी। यह उद्योग विश्व के सभी विकसित और विकासशील देशों में विकसित हुआ। यानी ये जो उद्योग है, केवल विकसित राष्ट्रों में ही नहीं, बल्कि विकासशील राष्ट्रों में भी समान रूप से कार्यरत है। सूती वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है, बिल्कुल सरल है। किसी भी प्रकार की इसमें जटिलता नहीं है। इसके अलावा कृत्रिम रूप से आर्द्र दशाएं प्रदान करने के लिए कला की निपुणता के कारण ये उद्योग समुद्र तटीय प्रदेशों की स्थिति से भी मुक्त हो गया है। सूती वस्त्र के उद्योग के लिए जो हमें धागे की आवश्यकता होती है, तो धागे को बनाने के लिए समुद्र तट के पास की स्थित जो नमी युक्त जलवायु रहती है, वो काफी लाभदायक रहती है। लेकिन अब कृत्रिम रूप से उस नमी को उत्पन्न किया जा सका है। ऐसी स्थिति में इस उद्योग को समुद्र तटों से दूर भी किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। यही कारण है कि आज यह जो सबसे पहले जब इस उद्योग की शुरुआत हुई थी, तो समुद्र तटीय क्षेत्रों, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे मुंबई हो और चाहे गुजरात हो, को छोड़कर भीतरी महाद्वीपीय क्षेत्रों में भी, समुद्र तट से दूर वाले क्षेत्रों में भी इसकी स्थापना की जा सकती है। तो इस प्रकार से 9वीं इसकी विशेषता है कि स्वचालित यंत्रों के आविष्कार व कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग से श्रमिकों की उपलब्धता संबंधी कारक भी इसकी स्थापना को प्रभावित नहीं करता। यानी जैसे जैसे मशीनों का आविष्कार हुआ और ऑटोमेटिक मशीनें और कंप्यूटर का उपयोग बढ़ा है, वैसे वैसे श्रमिकों की आवश्यकता कम हुई और श्रमिकों की आवश्यकता कम होने के कारण इस उद्योग को आज कहीं पर भी कम से कम श्रमिकों की उपलब्धता में भी स्थापित किया जा सकता है। तो ये थे सूती वस्त्र उद्योग की विशेषताएं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण किस प्रकार से किया जाता है। धन्यवाद।